जितना अधिक पढ़ते हैं, जैसे इंटरव्यू में जब आप एनडीए, सीडीएस का इंटरव्यू देखते हैं, वहाँ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है। वहाँ पे फिक्स है, 3 टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, पर्सनल इंटरव्यू टेस्ट होता है, ग्रुप टेस्टिंग टेस्ट होता है। वहाँ पे 3 तरह का टेस्ट होता है और फर्स्ट डे होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है कि फर्स्ट डे स्क्रीनिंग होगा, स्क्रीनिंग में उसमें पीपीटी दिखाया जाता है, पिक्चर दिखाया जाता है, पिक्चर के बाद डिस्कशन होता है। उसके बाद जिनका स्क्रीनिंग हो जाता है, स्क्रीनिंग होने टेस्टिंग ऑफिसर का टास्क होता है, बहुत सारा टास्क होता है। तो वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड किया हुआ है कि हाँ, ये हम पूछे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप जितना अधिक पढ़ेंगे, जितना अधिक आप अलग-अलग डायमेंशन, जो आपका 20 साल, 25 साल, 28 साल का हिस्ट्री है, आपके जीवन का, स्पेशली जब से आप एजुकेशन शुरू किए हैं, एप्रोक्स 20 इयर्स, 15 इयर्स का तो हर किसी का हिस्ट्री है। तो उसके बारे में आपको अच्छे से कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? ठीक है। तो आपको अच्छे से जानना है, यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ योरसेल्फ, योर डिस्ट्रिक्ट, योर फैमिली, योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स, योर कॉलेज, एवरीथिंग और ऑल द सराउंडिंग्स। तो ये कहने का मतलब क्या होता है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। आपको एक जर्नलिस्ट बनना है, मतलब समान विशेषकर आप हर चीज का जानकारी थोड़ा-थोड़ा रखना है। आपको स्पेशलिस्ट किसी चीज का नहीं बनना होता है, लेकिन आपको जानकारी हर चीज का होना चाहिए। तो इसलिए रॉबर्ट ग्रीन एक फिलोसोफर थे, उन्हें ये दिया था कि एक एडमिनिस्ट्रेटर को जो होना चाहिए, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर को यही होना चाहिए। एक प्रशासक में क्या है कि आपको हर एक फील्ड की जानकारी होना चाहिए। उसमें अलग-अलग जो बायोडाटा मैंने बताया कि कौन-कौन सा आपको पढ़ना है। ये देखिए कुछ टर्म्स है, जब आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं, तो ये सब टर्म से आपको वाकिफ़ होना चाहिए कि कौन-कौन सा टर्म है। जैसे स्टेट हो गया, गवर्नमेंट हो गया, गवर्नेंस। देखिए, इस सब के बीच में बहुत थिन लाइन डिफरेंस है। गवर्नमेंट, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस, ई-गवर्नेंस, स्मार्ट गवर्नेंस। अब स्मार्ट गवर्नेंस का हिंदी स्मार्ट गवर्नेंस ही होगा, ई-गवर्नेंस का हिंदी ई-गवर्नेंस ही होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी प्रशासन, गुड गवर्नेंस का हिंदी सुशासन। तो ये सब आपके पता होना चाहिए। ई गवर्नेंस क्या है, मोबाइल गवर्नेंस क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, ब्यूरोक्रेसी और पब्लिक सर्विस, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होता है अकाउंटेबिलिटी, दोनों में क्या डिफरेंस है। आरटीआई आरटीआई और ये देखिए राइट टू सर्विस और सिटीजन चार्टर, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। आपने नाम सुना होगा, लेकिन आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। सोशल ऑडिट, करप्शन, बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन फॉर इंटरव्यू, क्या है, इसको कैसे काउंटर करते हैं। उसके बाद ये अंतर हो गया। और ये एडमिनिस्ट्रेशन मेनली जो होता है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। सिविल का मतलब हो गया असैनिक प्रशासन और पुलिस प्रशासन। और बिहार में कितने डिपार्टमेंट से, 45 डिपार्टमेंट से। ये अलग-अलग तरीके का एक्शन होता है, क्या-क्या एक्शन लिया जाता है, कुछ जेल क्या है, कौन-कौन सा एक्शन लिया जाता है, और ये देखिए हायरार्की है। इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो ये इतना कम से कम बेसिक आपको पता हो, कैसे गवर्नमेंट चलती है, कैसे प्रशासन चलता है, कौन-कौन से इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जो बेसिक थिन लाइन डिफरेंस है गवर्नेंस गवर्नमेंट के बीच में, वो सब भी पता होना चाहिए। देखिए हम लोग देखते हैं जैसे स्टेट। स्टेट क्या है? कोई बताइए? आप लोगों ने पढ़ा होगा, पॉलिटी में पढ़ा होगा। एनीवन प्लीज से। सर स्टेट्स के कितने लगभग 3 या 4 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें जनसंख्या है, संप्रभुता है, उसका एक स्पेसिफिक एरिया होता है और एक और कोई है। एक और क्या है? सरकार होती है वहाँ पर। हाँ, सरकार एक होती है। तो सरकार, अब उसमें क्या सरकार लोकतांत्रिक होना चाहिए या कैसा होना चाहिए सरकार?
संप्रभु। हम प्रभु। सर इलेक्टेड होना चाहिए, वही लोकतांत्रिक सरकार। स्टेट, देखिए स्टेट का सिंपल डिफिनेशन है किसी समाज या समुदाय की राजनीतिक संरचना को स्टेट कहते हैं। जो आपने 4 कंपोनेंट्स बता रहे हैं, तो वो जनसंख्या बिल्कुल एक होना चाहिए, जनसंख्या, भूभाग भी होना चाहिए मतलब लैंड, और संप्रभुता सोवरेनिटी होना चाहिए। गवर्नमेंट का बात है तो गवर्नमेंट वो कैसा भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक है तभी हम उसको स्टेट कहेंगे। नो, वो डेमोक्रेटिक भी हो सकता है, अनडेमोक्रेटिक हो सकता है, ऑटोक्रेटिक हो सकता है, अरिस्टोक्रेसी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। लेकिन एक सरकार होना चाहिए, वो सरकार कैसा भी हो लेकिन उसको हम स्टेट कह सकते हैं। बस ये है कि ये 4 कंपोनेंट है, एक निश्चित जनसंख्या हो, एक निश्चित एक डेफिनिट एरिया हो, और सोवरेनिटी हो, और साथ साथ वहाँ पे एक गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का हो सकता है, उसको हम स्टेट कहते हैं। हाँ, भले अब जब पूछा जाए कि एक आइडियल स्टेट क्या हो, तो बेहतर हो कि वो डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिक हो, सोशलिस्ट हो, सेकुलर हो, जो हमारा प्रियम्बल कहता भी है। लेकिन एक समान तौर पे स्टेट का डेफिनेशन ये होता है। अब आइडियल स्टेट पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि हाँ डेमोक्रेटिक हो, सोशलिस्ट हो, रिपब्लिक हो, सेकुलर हो, ये बताएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है बताइए? गवर्नमेंट क्या है, सरकार किसे कहेंगे? राज्य का क्रियात्मक इकाई है सर। राज्य का क्रियात्मक इकाई को सरकार कहेंगे। कोई और बताइए? सर सर सरकार गवर्नमेंट विधायिका, कार्यपालिका, ये सब। हाँ, तो सरकार क्या है मतलब एक कम, जब तीनों का कंपोजिशन मतलब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, जब तीनों एक कॉम्बिनेशन है ना, अ कॉम्बिनेशन कंसिस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। सिंपल। इंटरव्यू में क्या है कि आपको ब्रीफ में रखना है और पॉइंट वाइज रखना है। सामने वाला जो इंटरव्यूअर है वो आपसे और सुनना चाह रहे हैं, जब आप आई टू आई कांटेक्ट करते हैं तो पता चल जाता है कि दे वांट टू मोर नो मोर, और या चाहते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, दे अंडरस्टूड। तो इसलिए हम पॉइंट वाइज और ब्रीफ रखेंगे। जो वो पूछते हैं कि हाँ गवर्नमेंट और कितने बार गवर्नमेंट हो सकता है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, रिपब्लिक है, तो बताएंगे मोनार्की है। लेकिन सिंपल में क्या है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका कंसिस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। गवर्नेंस, गवर्नेंस किसे कहेंगे? सर इसमें पत्रकारिता के बारे में कुछ नहीं कहेंगे? नहीं, वो 4 पिलर्स जो है आपका डेमोक्रेसी का 4 पिलर्स है ना, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या है। अब आपसे वो पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या है, सिंपल गवर्नमेंट का मतलब यही है, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका। जी ममता बोलिए। वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, डेवलपमेंट विद जस्टिस की बात होनी चाहिए। उसको एक्सप्लेन और भी कर सकते हैं जब आपसे पूछा जाए तो, या लगे कि नहीं वो और जानना चाह रहे हैं तो आप बताइए। सर मुझे लगता है कि और जो भी वो सब है वो कार्यपालिका का ही पार्ट आ जाएगा ना, जो भी चुनाव आयोग वगैरह जो भी। वो सारा तो कहने का मतलब कि सब उसी में आ गया ना। जब आप तीनों का नाम जी। ले रहे हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तो उसमें सारे कुछ आ गए हैं, उसी का ही सब कंपोनेंट्स है, सब सेक्शंस है। चलिए ठीक है, गवर्नेंस बताइए, गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस किसे कहेंगे? सर सरकार चलाने के लिए जो शासन का एक नियम होता है, रूल होता है, जो उसका प्रयोग किया जाता है। तो कोई और बताइए। देखिए गवर्नेंस का क्या मतलब है, द वे, हाँ बोलिए बोलिए। सरकार चलाने के कुछ नियम और कानून का जो एक संहिता होता है उसे गवर्नेंस बोला जाता है। बिल्कुल, द वे टू गवर्न। सिंपल बात है
कि आप कैसे सरकार चला रहे हैं, कैसे गवर्न कर रहे हैं। क्या वो डेमोक्रेटिक है, क्या वो ऑटोक्रेटिक है, क्या वो टोटलिटरिज्म है या अरिस्टोक्रेसी है, कैसा है, ये डिपेंड करता है। तो सिंपल, द वे टू गवर्न गवर्नमेंट इज कॉल्ड गवर्नेंस। हमारा सबसे बेहतर कौन होगा? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। और उसमें डेमोक्रेसी में दो तरह का होता है, पार्लियामेंट्री होता है, प्रेसिडेंशियल होता है, जैसा कि अमेरिका में है प्रेसिडेंशियल है। अब बताइए एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? प्रशासन, जिसका आप लोग पार्ट बनने जा रहे हैं। गवर्नेंस को सुचारू ढंग से मतलब धरातल पर लागू करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसको हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन। है ना। इसका देखिए नाम में ही लिखा हुआ है प्रशासन। जब आप हिंदी, है ना, प्रशासन, प्र मतलब क्या होता है? अच्छा। तो जब हम लोग उस शासन को जो गवर्न कर रहे हैं उसको जब हम लोग बेहतर कर दें, अच्छा कर दें, बेहतर ढंग से, इफेक्टिव या डेवलपमेंटल, वेलफेयर, तो बेहतर ढंग से शासन चलाना ही एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है। अब उसमें क्या हो? एक इफिशिएंट, एक डेमोक्रेटिक या स्किल्ड, कंपेशनेट सिविल सर्वेंट हो, उसके पास एक अच्छी स्किल हो, वो वेलफेयर अप्रोच रखता हो। इमोशनल गवर्नमेंट का इंटेलिजेंस। जो अप्रोच है वो भी वेलफेयर स्टेट का। हाँ बताइए। सर इमोशनल इंटेलिजेंस उसके पास हो। हाँ बिल्कुल हो, इमोशनल इंटेलिजेंस हो। तो कहने का मतलब है कि बेहतर ढंग से शासन का चलाना ही क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन। टू गवर्न द गवर्नमेंट इन इफेक्टिव मैनर, दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब उसी में है गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट आया। गवर्नेंस के बाद एक कंसेप्ट आया गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस क्या है बताइए? वैसा गवर्नेंस जिसमें पारदर्शिता हो, जवाबदेहिता हो, अकाउंटेबिलिटी हम्म, और रिस्पांसिबिलिटी हो, हाँ एक्सेसिबिलिटी हो। हाँ, गुड गवर्नेंस है ना, सुशासन। मतलब प्र से भी बेहतर हो गया सुशासन, बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से उसमें हो कि। लेकिन इसमें क्या ध्यान रखना है कि जनता की अपेक्षाओं, टू मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल, टू मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ पब्लिक। क्योंकि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, जो पावर जो ड्राइवर होता है, जो पावर ड्राइव होता है वो पीपल से ही होता है। टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो इसलिए, और इसको आप थोड़ा सा आप ये भी बता सकते हैं कि 1992 में वर्ल्ड बैंक ने बताया था कि जनता की अपेक्षाओं के अनुसार शासन का संचालन करना, टू गवर्न द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल। उसमें कुछ कुछ फीचर्स के बारे में बताया गया था, याद रखते हैं। वेल एंड गुड। रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, independent judiciary, people's participation, civil society, NGO, integrity, accountability। ये 7 बताए गए थे कि 7 कंपोनेंट्स एटलीस्ट होना चाहिए, तो वो गुड गवर्नेंस का है। तो गुड गवर्नेंस वहाँ पे है। ये अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक है, तो आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। आप इसको बता सकते हैं कि गुड गवर्नेंस क्या है, कि जब जनता के अपेक्षाओं के अनुसार जनता का जो एक्सपेक्टेशन है उसको जब मीट करते हैं, और साथ-साथ इंक्लूडिंग रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, पीपल्स पार्टिसिपेशन, सिविल सोसाइटी, इंटीग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये सब चीज हो तो उसे हम कह सकते हैं कि वह गुड गवर्नेंस है। तो ये ध्यान रखेंगे। ये ऐसे ही लिखा गया है बिहार में सुशासन के लिए क्या क्या है। तो बिहार में बहुत कुछ हम लोग पढ़ेंगे, अलग से बिहार के बारे में पढ़ेंगे कि बिहार में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सा काम किया जा रहा है, कौन कौन सी पॉलिसी चलाई जा रही है, कौन कौन सी पॉलिसी नया नया जो बिहार पब्लिक ग्रीवांस सिटीजन पोर्टल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आरटीपीएस, आज भी यूपी गवर्नमेंट में उस तरह का फैसिलिटी नहीं है कि घर बैठे आप जाति, आय, निवास,
आपका कैरेक्टर, एनसीएल सब घर बैठे बन जाता है। ईडब्ल्यूएस आप अप्लाई करते हैं, 10 दिन का समय मिलता है, बन जाता है। अदर स्टेट में क्या है, जाना पड़ता है। ये आरटीपीएस इतना बेहतर चीज है, राइट टू पब्लिक सर्विस। कब आया था ये, कब आया था? 2011 में आया था। तो आरटीपीएस लोक सेवाओं का अधिकार, मतलब ये राइट है हमारा। जिस तरीके से फंडामेंटल राइट्स है, उस तरीके से बिहार गवर्नमेंट ने तो बनाया कि नहीं, राइट है आपका कि आपको लोक सेवा, जो भी लोक सेवा है, चाहे वो जाति है, निवास और भी जितनी सुविधा है, वो आपका अधिकार है। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोग डिटेल्स में भी पढ़ेंगे। राइट टू पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एक्ट, इसमें क्या है कि अगर किसी भी प्रकार का आपको कोई कंप्लेन करना है, बिहार पहला स्टेट बना था। पब्लिक ग्रीवांस सुनना और रिड्रेस करना है ना, रिड्रेस मतलब उसका समाधान कर देना, रिड्रेसल। तो बिहार पहला स्टेट बना था, 2016 में ये एक्ट आया था कि 60 दिन के अंदर विद अ टाइम बाउंड मैनर, जो भी मैटर हो, जो भी मामला हो, उसको 60 दिन के अंदर सुनवाई करके उसको समाधान कर देना है। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के व्यक्ति हैं, कोई बुजुर्ग महिला है जिसको पेंशन नहीं मिल रहा है, तो वो लोक शिकायत कर सकती है। और वहाँ पे लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी होते हैं और उसे 30 डेज का समय मिलता है। पहला हियरिंग में, फिर दूसरा हियरिंग होता है और 60 डेज के अंदर अगर नहीं मिल रहा तो क्यों नहीं मिल रहा, और उसका एक उचित कारण होना चाहिए, साथ डॉक्यूमेंट उपलब्ध करा करके उसको पेंशन मिल जाना चाहिए। तो ये बेहतर हुआ है। फिर उसके बाद अपील भी कर सकते हैं। अगर वो अनुमंडल में नहीं सुन पाया, उसको नहीं मिला जो मिलना चाहिए था अधिकार, या जो उसके लिए वो एलिजिबल थी, तो फिर वो जिला लोक शिकायत में भी जा सकता है। तो ये बहुत बेहतर बिहार गवर्नमेंट का रहा है इनिशिएटिव, और इसको राइट बनाया गया है। इसको हम लोग बिहार में जब पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें तो जो बिहार के ऑफिसर्स हैं उसके खिलाफ भी शिकायत किया जाता है। हाँ, वही है, मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी आम व्यक्ति कंप्लेन कर सकता है किसी भी सुविधाओं को लेकर के, और उसमें सुनवाई होती है, बाकायदा एक न्यायालय बैठता है जिस तरीके से कोर्ट का होता है। बस अंतर यही है कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बैठते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं वो कोई ऑफिसर ही होंगे, जज नहीं होंगे, कोई ऑफिसर ही होंगे, लेकिन उसमें एज ए न्यायालय के रूप में काम करता है, क्वासी जुडिशियल बॉडी। तो पढ़ते हैं ना ट्रिब्यूनल में। और जब बच्चों बीपीएससी में सिलेक्ट होके आए, ऑफिसर बने, तो इससे डरना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो जो यूज होता है ऑफिसर्स के खिलाफ, जितने भी बीपीएससी के पदाधिकारी हैं, यही यूज होता है। एक बार अगर लग गया तो जिला जाना और पटना जाते जाते परेशान होते रहते हैं लोग। खैर वो सब बाद में आएंगे बात। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्मार्ट गवर्नेंस, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, गुड गवर्नेंस पढ़ा। स्मार्ट गवर्नेंस ये क्या है बताइए? इसमें क्या है, ये स्मार्ट का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिलायबल, ट्रांसपेरेंट। तो गवर्नेंस ऐसा हो जहाँ जो स्मार्ट हो, जिस तरीके से हमारे पास स्मार्टफोन आ गया, पहले कीपैड फोन था, फीचर्स फोन था, आज स्मार्टफोन्स आ गया जिसमें बहुत सारे फैसिलिटी हो गए हैं। तो उसमें यही है कि सिंपल हो, मतलब इजी टू एक्सेस हो, मोरल, साथ साथ उसमें नैतिकता भी हो, अकाउंटेबल हो, टाइम बाउंड मैनर हो, जस्टिस मिल जाए, रिलायबल, रिस्पॉन्सिबल हो, और साथ साथ ट्रांसपेरेंट हो। तो ये जो कंपोनेंट्स जब होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, स्मार्ट गवर्नेंस कहते हैं। उसी प्रकार का ई गवर्नेंस है। ई गवर्नेंस क्या है, जो हम लोग आईसीटी का यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बताइए कौन कौन एग्जाम्पल है सेंट्रल गवर्नमेंट का? ई पंचायत और मैंने पूछा सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट ई पंचायत सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है। बिहार वन। हाँ, बिहार का। हाँ, सर माई गॉव ई नाम, ई संजीवनी। तो जैसे मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उमंग है, माई गॉव बताया ही, हाई कोर्ट पोर्टल है, ज्ञान,
स्वयं स्वयं पर, हाँ ज्ञान है, स्वयं है। उसी तरीके से बिहार का भी से बताया, संजीवनी बताया, सर या बिहार का ई पंचायत है। एक CCTNS हाँ आया है। वो पूरे इंडिया के लिए है, बिहार ही नहीं, पूरे इंडिया के लिए है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, बिहार में इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। वो जो इनिशिएटिव है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सीसी ट्रेन पूरे ऑल इंडिया में कनेक्टेड है। क्या है फुल फॉर्म बताइए? सर फुल फॉर्म थोड़ा फुल फॉर्म बताइए। ब्लैंक, कोई तो बताइए। क्राइम एंड क्रिमिनल। हाँ, आगे क्राइम एंड क्रिमिनल, ये होता है नेटवर्क ट्रैकिंग सिस्टम। ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। ट्रैकिंग नेटवर्क एंड ठीक है, ठीक है। देखिए सीसी ट्रेन्स में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी ये सारा रिकॉर्ड मतलब एक तरह से कंपाइल किया गया है, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसमें प्रोसिक्यूशन है, प्रिजन है, कोर्ट है, जेल है, सबको एक साथ, ये फोरेंसिक है, ये FIR है, सबको इंटीग्रेट किया गया। तो ये बहुत बेहतर इनिशिएटिव है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जाए, मेंटेन किया जाए। इन गवर्नेंस हो गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वही बात है। इसमें हम लोग बात करते हैं कि जहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर गवर्नमेंट को चलाने में हेल्प करती है। इसका आप एग्जाम्पल जानते हैं, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें कितना खर्च करना होता है कंपनी को? 2%। सेक्शन 135 है। वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं, ब्यूरोक्रेसी और पब्लिक सर्विस। देखिए, जब आपसे पूछा जाए कि आप ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं या सिविल सर्वेंट बनना, क्या बनना चाहेंगे बताइए? What would you like to सिविल be? सर्विस, Either bureaucrat or civil servant? सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट, तो क्यों बताइए, वाई सिविल सर्वेंट? सर क्योंकि उसकी जो पहली बात तो जो शब्द है, उस शब्द में ही सेवा का भाव है, और ब्यूरोक्रेसी में कहीं ना कहीं एक आधिपत्य वाला भाव आ रहा है। मतलब मुझे वो सिंपल टर्म अब नहीं आ रहा, तो इस वजह से मैं उस अगर शब्द के चुनाव में बोलूँ तो मैं सिविल सर्वेंट या सिविल सेवक कहना ज्यादा पसंद करूंगी। वरना काम तो एक, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के साथ आते ही वो लाल फीता शाही वाला टर्म यूज हो जाता है। उनको लगता है उनके अंदर एक एरोगेंस है, पावर का जो होता है ना, दम्भ, मतलब इस तरीके से परसेप्शन क्रिएट है। मतलब मैं शायद गलत भी हो सकती हूँ, बस मैं ठीक है, guess नहीं ठीक कर है, बेहतर है। बट दोनों में बेसिक डिफरेंस पूछा है तो क्या बताएंगे कि ब्यूरोक्रेट और सिविल सर्वेंट या पब्लिक सर्वेंट, क्या बेसिक डिफरेंस है? ये तो बात सर सही है कि से ये आपने जैसे, हाँ बताइए। सर सर सिविल, सॉरी मैं बोल और एक बोलिए, कोई एक बोलिए। सर मैं बोलूं, सर मुझे हाँ सिविल बताइए। सर्वेंट का बहुत बड़ा जो है ना पैराफिरल जो है वो बहुत बड़ा दिख रहा है, और ब्यूरोक्रेसी का एक छोटा, उसके अंदर का सब पार्ट दिख, मतलब उस पैराफिरल में एक सबसेट के तौर पे मुझे ब्यूरोक्रेसी दिख रही है। ठीक है, गुड। दूसरा बताइए, कोई आप बताइए, क्या बता रहे थे? सर इसमें मतलब लग रहा है कि जैसे कि ब्यूरोक्रेसी जो है टोटली सरकार के प्रति मतलब ये जवाबदेह है, जबकि लोक सेवक जो जनता के प्रति भी जवाबदेह है सरकार के साथ साथ। एनीवन मोर सर बताइए। ब्यूरोक्रेसी से लग रहा है कि डिपार्टमेंटल में सिर्फ इनका काम होता है पॉलिसी, मतलब कि पॉलिसी को बनाना, और इम्प्लीमेंटेशन का काम जो है ना, ये दोनों टर्म देता है। सिविल सर्वेंट कुछ ब्रॉडर टर्म देता है इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। हाँ वेरी गुड, ठीक है। देखिए सही, आपने, आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया। तो सिंपल से ही बात है कि ब्यूरोक्रेट और सिविल सर्वेंट, तो ब्यूरोक्रेट क्या है ना कि समवेयर दे आर एडहेरेंस टू द रूल्स एंड, मतलब उनके लिए क्या है कि हर चीज रूल ही है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और एक क्या होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। बेहतर कौन है, कौन बेहतर है? ड्यू प्रोसेस ऑफ ऑफ कोर्स, मतलब जैसे होता है ना कि कोई घटना घटा, तो कोई घटना, मान ली कोई चोरी किया, तो चोरी का क्या सजा है? हाँ भाई 6 महीने की सजा है, इसको 6 महीने की सजा दे दो। लेकिन जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या देखते हैं कि आखिर उसने चोरी किया तो किस कारण चोरी किया, कहीं उसकी मजबूरी तो नहीं रही होगी, या कोई ऐसा कंडीशन तो नहीं बन गया कि उसे चोरी करनी पड़ी। तो वो सारे सर्कमस्टांसेस को हम लोग देखते हैं, देन वी कम टू द डिसीजन।
दैट इज कॉल्ड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। उसी तरीके से यहाँ पे भी है, एक होता है ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड। जब आप पढ़ेंगे एथिक्स में पढ़ना आता है ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड होता है, एक होता है डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। तो उसमें क्या होता है कि ब्यूरोक्रेटिक का मतलब क्या है, वो टोटली अलाइंड विथ रूल्स, दे नेवर वांट टू गो बियॉन्ड द रूल्स, दे डोंट यूज इमोशनल इंटेलिजेंस, कंपैशन, इंटीग्रिटी वगैरह वगैरह एथिक्स, वो टोटली बाउंड द रूल्स है। जबकि जैसे सपोज करिए कोई महिला आई, उसका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, उसे अनाज नहीं मिला है, ठीक है, उसके पास आधार कार्ड नहीं है, तो उसका एक प्रोविजन है कि अब जो ब्यूरोक्रेटिक होगा, ये ब्यूरोक्रेट होगा, कहेगा नहीं भाई आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आई कांट इशू राशन कार्ड। लेकिन एक जो सिविल सर्वेंट है, वो क्या, दे विल कंसीडर ऑल द सर्कमस्टांसेज, और क्या होगा कि वो इशू करेंगे, लेकिन हाँ उसमें बाउंडेशन दिया जाएगा कि आप अगले 1 महीने में, अगले 10 दिन में, 1 सप्ताह में आप आधार कार्ड जमा कर देंगे। तो ये हुआ कि आप बियॉन्ड, आप रूल में हैं, लेकिन साथ साथ उसको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं सर्विस, दैट इज सिविल सर्वेंट। तो इंक्लूडिंग ऑल द कंपेंशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, बिल्कुल ये एक ब्रॉडर टर्म है। तो ये ध्यान रखना है कि ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड नहीं, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड रखना है। एक सिविल सर्वेंट के पास क्या होना चाहिए, वो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड होना चाहिए। उसमें जितने भी है, कंपैशन है, एथिक्स है, इंटीग्रिटी है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, सारा कुछ आता है। तो ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। ये देख लीजिए, राइट टू सर्विस और सिटीजन चार्टर, ये जानते हैं क्या होता है, तो बताइए। जी हाँ बताइए। सर, राइट टू सर्विस, जैसे हम जाते हैं कहीं पे, मतलब सिटीजन हाँ। चार्टर का पहले मैं बताऊंगी। जैसे मान हाँ, लीजिए हम बताइए। हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें लिखा होता है कि हमारे पास क्या क्या मतलब क्या क्या हमारे अधिकार हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। तो वो वहाँ हम उनसे उन चीज़ों की मांग कर सकते हैं। ये हमारा वहाँ पे राइट टू सिटीजन मतलब वो चार्टर, वो मतलब कोई भी सर्विस देने वाली प्रोवाइडर होती है, वो उस एम्बियंस में अपने वो चीज़ लगा, मतलब पब्लिक को डिस्प्ले करती है। वहां से हमें फिर अपने अधिकारों का पता चलता है, और हमसे अपने वो अधिकार उनसे मांग अवेल करने के लिए बोल सकते हैं। कोई आप बताइए। देखिए, ठीक है, अपने जैसे देखिए, पहले एक टर्म हमने बताया भी था, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई बताएंगे क्या होता है, दोनों में बेसिक डिफरेंस? सर, हमने कोई काम, मान लीजिए मुझे कोई काम आपने एक्स दिया, तो ये एक्स करने का काम तो मेरा है, लेकिन अब इसी के साथ अकाउंटेबल भी हूँ कि मैंने ये काम किस तरीके से किया। ये फिर मेरी अकाउंटेबिलिटी, यानी अकाउंटेबिलिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस किस तरीके से किया गया, ये जवाबदेही दोनों जुड़ जाते हैं, तब ये अकाउंटेबिलिटी कहलाती है। लेकिन ये काम सिर्फ एग्जीक्यूट करने तक है, तो ये फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी तक है। हाँ, अगर कोई देखिए, काम, सिंपल शब्दों में कहा जाए अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। देखिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है, ये आपका मोरल ऑब्लिगेशन है। इसमें क्या होता है, लीगल बाइंडिंग होता है। हम पढ़ते हैं ना, जब कन्वेंशन पढ़ते हैं इन्वायरमेंट में, तो वो लीगली बाइंडिंग है कि यू हैव टू डू। इसमें क्या है, मोरल ऑब्लिगेशन है कि आप करेंगे तो बेहतर होगा एनवायरनमेंट के लिए, पीपल के लिए, लोगों के लिए। तो रिस्पॉन्सिबल में वहां पे इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ नहीं है। अकाउंटेबिलिटी में इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ है, जैसे कि हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो क्या है, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ नहीं है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जब हम लोग देखते हैं आपका डीपीएसपी या ये फंडामेंटल राइट, वहां पे क्या इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ है, आपको गवर्नमेंट को चीज देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बेसिक डिफरेंस ये है कि एक में मोरल ऑब्लिगेशन है और एक में लीगल बाइंडिंग है, लीगल ऑब्लिगेशन है। उसी तरीके से यहाँ पे भी है राइट टू सर्विस और सिटीजन चार्टर एक्ट। राइट टू सिटीजन चार्टर में हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था, कोई भी पब्लिक बॉडी, कोई भी अथॉरिटी, वो अपना शो करती है कि हमारे पास ये सारे सर्विसेज है, हमारा ये टाइम बॉन्ड है। लेकिन ऐसा ये जरूरी नहीं है कि अगर वो कंप्लीट नहीं की, मतलब टाइम बाउंड जस्टिस नहीं दिया, टाइम बाउंड सर्विस डिलीवरी नहीं दिया, या जो उसने लिख रखा है वो नहीं किया, तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। लेकिन जब राइट टू सर्विस में क्या है कि ये एक तरह से लीगली बाइंडिंग है, मतलब दे हैव टू डू, दे हैव टू प्रोवाइड।
अदरवाइज दे कैन बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ। तो ये बेसिक डिफरेंस ध्यान रखेंगे कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मोरल ऑब्लिगेशन है कि हर एक संस्था को, हर एक बॉडी को सिटीजन चार्टर मतलब वो पब्लिश करना होगा कि हम क्या-क्या सुविधाएँ देते हैं, क्या-क्या मेरे पास सर्विस डिलीवरी है, और राइट टू सर्विस में है कि उसको देना ही है। नहीं देता है तो यू कैन गो कोर्ट, यू कैन गो अदरवाइज पेनल्टी भी उस पे इम्पोज किया जा सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है सिटीजन चार्टर। सिंपल समझिए कि एक मोरल ऑब्लिगेशन है और एक लीगल ऑब्लिगेशन है। तो राइट टू सर्विस में क्या होता है, लीगल ऑब्लिगेशन है, लीगली बाइंडिंग है, और सिटीजन चार्टर में मोरल ऑब्लिगेशन है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। सोशल ऑडिट, ये क्या होता है? बताइए कोई। सर मतलब जैसे कि कोई भी पैसा आया है मुखिया के पास या पंचायत के पास, तो वो पैसा उस जगह धन हुआ कि नहीं हुआ, तो वो जो ग्राम सभा के सदस्य बोलते हैं क्या, मुझे याद नहीं, जो भी मेंबर्स होते हैं, जो गांव के 18+ के एज के लोग होते हैं, वो जब उस पैसे का उसका मूल्यांकन मतलब उसकी ऑडिटिंग करते हैं ना, तो उसको ही कहते हैं सोशल ऑडिटिंग। या फिर कोई भी अगर मान लीजिए रोड और सड़क बन रहा है, उसकी ऑडिटिंग कैसे हुई, उसके कवरेज को हम लेंगे तो वो सोशल ऑडिट का पार्ट आ जाएगा। मेरे ख्याल से ठीक है, हाँ। पत्रकार भी जब इस चीज का उजागर करते हैं तो वो सोशल ऑडिट का ही पार्ट होता है। नहीं, पत्रकार को मत रखिए। देखिए, सोशल ऑडिट का मतलब है क्या है, जब सोसाइटी ऑडिट करी। सोसाइटी ऑडिट कब करती है? मान लीजिए उस पंचायत में जो काम हो रहा है, उस जिले में जो काम हो रहा है, तो बाहर से टीम आई, विभाग से टीम आई, केंद्र से टीम आई, और टीम क्या करेगी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, जो ऑफिसर्स हैं, उससे पूछताछ नहीं होगी। जिन सामान्य तौर पे ऑडिट जो होता है 2 तरीके का होता है। एक होता है फाइनेंशियल ऑडिट, जो खर्च कर जो गवर्नमेंट जो ग्रांट देती है, फंड देती है, उसका कहाँ-कहाँ खर्च हुआ, किस-किस बिल में खर्च किया, सैलरी में खर्च किया, एक्सपेंडिचर में खर्च किया, कैपेसिटी बिल्डिंग में खर्च किया, तो वो फाइनेंशियल ऑडिट होता है। जब वही काम, तो इसमें फाइनेंशियल ऑडिट जो होता है, तो वो दिखाना पड़ता है कि हमने ये वाउचर देना होता है, बिल देना होता है कि हाँ, मैंने यहाँ खर्च किया और ये मेरा ये। अगर किसी तरीके का वाउचर में नहीं मैच होता है, तो वो कहता है कि वो वित्तीय अनियमितता है, फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसी है। सोशल ऑडिट में क्या है, काम वही चीज़ हो रहा है, बस यहाँ पे जो पूछताछ होगी वो आम जनता से कन्फर्म की जाती है। वहाँ के पंचायत से, वहाँ के उस जिले के आम जनता से पूछताछ करते हैं, क्या जब रोड बना तो वो आपके लाभदायक हुआ, आंगनबाड़ी सेंटर बना है तो लोगों के लिए हेल्पफुल है कि नहीं, समय से राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो सोशल ऑडिट का मतलब व्हेन वी आर ऑडिटिंग थ्रू द हेल्प ऑफ पीपल, कॉमन पीपल। ये अंडरस्टूड है कि 18+ ही होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं सोशल ऑडिट। समान तौर पे ऑडिट 2 तरीके का होता है, फाइनेंशियल ऑडिट और सोशल ऑडिट। सर करप्शन क्या है? हाल ही में मनरेगा में इसका यूज किया गया था। हाँ, मनरेगा इसको इम्प्लीमेंट अब हर एक विभाग इसको यूज कर रही है, और मनरेगा में तो लंबे समय से लगभग यूज हो रहा है। करप्शन क्या है बताइए? बहुत हॉट टॉपिक, फेमस टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटरव्यू के लिए। सर वैसी मनी जिस पर सरकार को टैक्स नहीं चुकाया गया हो, वो तो ब्लैक मनी हो गया। मैंने करप्शन पूछा, यही समझना है ना, थीन लाइन यही है, थीन लाइन ऑफ डिफरेंस। इंटरव्यू का सबसे, मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, आपको पता होगा गवर्नमेंट क्या है, गवर्नेंस क्या है, लेकिन आपको थीन लाइन का जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। बेसिक ये है, दोनों में ये डिफरेंस है, राइट टू सर्विस, सिटीजन चार्टेड, अकाउंटेबिलिटी, स्मार्ट गवर्नेंस वगैरह। हाँ, करप्शन का मतलब क्या है? आचरण में सिर्फ सॉरी, यहाँ बात बोल। हाँ, बोलिए। सर मैं बोलूं, सर मैं ये बोल रही थी कि बताइए। भ्रष्टाचार ये है कि किसी का जो आचरण या व्यवहार है, वो उस व्यवहार में भ्रष्टाचार होना। मतलब अगर मेरा कोई रोल है, अगर मेरा रोल पढ़ाने का है, मैं पढ़ाऊं भी नहीं ढंग से, भले मैं सैलरी के तौर पे या उस तरीके का कुछ भ्रष्टाचार नहीं करूं, लेकिन मैं अगर वो सर्विस भी ना दूं तो वो फिर एक भ्रष्टाचार ही है। यानी कि अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करना, यानी अपने आचरण में भ्रष्टाचार को रखना, वो भ्रष्टाचार है। बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि जैसे मतलब नाम ही है ना भ्रष्टाचार, हिंदी में इसको देखते हैं तो भ्रष्ट आचरण, इसका आचरण सही नहीं है, ढंग
उचित नहीं है, भ्रष्ट आचरण या बिगड़ा हुआ आचरण, सिंपल। उसको हम लोग क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार। वही कहने का मतलब जो गवर्नमेंट का रूल्स है, एसओपी है, ये शब्द याद रखेंगे। इसको आप यूज कर सकते हैं कहीं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो प्रक्रिया है, जो रूल्स है, उसके तहत कार्य होता है हर चीज का। एक नियम कानून है, दायरा है, हर चीज का दायरा है। उससे आप बियॉन्ड, जैसे मान लीजिए टैक्स इविजन कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक भ्रष्ट आचरण में ही आएगा। अब ब्राइब ले रहे हैं, वो भ्रष्ट आचरण में ही आएगा। तो बिगड़ा हुआ आचरण या भ्रष्ट आचरण ही भ्रष्टाचार कहलाता है। अब वर्तमान समय में अब मान लीजिए पूछा जाए कि भ्रष्टाचार को कैसे रोक सकते हैं, या आपको नहीं लगता है कि वर्तमान समय में प्रशासन में बहुत अधिक मात्रा में भ्रष्टाचार बढ़ गई है? आप इसे कैसे देखते हैं, क्या लगता है? तो बताइए, क्या जवाब देंगे? कोई बताइए। बोलिए, कोई बोलिए। सर मुझे लगता है कि ये इंटीग्रिटी का पार्ट है और हमारी सोसाइटी भी ना उसको अप्रेज करती है। तो हमें मतलब धीमे-धीमे तो सोसाइटी में ये जो अप्रेज है, इसको भी कम करने की ज़रूरत है और इसके लिए हमें ज़रूरत है कि हमें वैल्यू के लेवल पे चेंज करने की ज़रूरत है। वो वैल्यू के लेवल पे चेंज हम स्कूली शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। उस बच्चे के अंदर वो इंटीग्रिटी का पार्ट, हाँ। नैतिक या सत्यनिष्ठा का पार्ट वहाँ से इंट्रोड्यूस करवाएँ, तब वो बदलेगा। और हमें ऐसे नहीं, मुझे एग्ज़ाम्पल मुझे इसका जवाब चाहिए कि आपको नहीं लगता है कि अभी बिहार में या प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, और अधिक मात्रा में कई बार खबरों में सुनने में आता है कि विजिलेंस द्वारा वो पदाधिकारी पकड़े गए हैं, ये पकड़े गए हैं, रिसेंटली मोतिहारी में पकड़े गए हैं, सिवान में भी पकड़े गए हैं। तो आपको अच्छा नहीं लगता है कि वर्तमान समय में भ्रष्टाचार बढ़ गई है? आप इसे कैसे देखते हैं? इसका जवाब चाहिए मुझे। सर एनीवन मोर? भ्रष्टाचार बढ़ गई ऐसा कहना सर उचित नहीं होगा। भ्रष्टाचार सर पहले भी मतलब था, लेकिन जो अभी विजिलेंस का जो मतलब चेक करने का पैटर्न है, जैसे इसमें ई गवर्नेंस वगैरह का यूज करके, मतलब जैसे वीडियो बनाकर या उस तरह का यूज करके वो पकड़ने का जो भ्रष्टाचार को उजागर करने का जो अभी तरीका है वो बदल गया। इसके कारण मतलब ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट में पकड़ा रहे हैं। ठीक, देखिए, ठीक है, अगर आप देखिए। इसी बात को हाँ, एक शब्द में बोलना चाहते हैं, तो बोल सकते हैं कि बोलिए। विजिलेंस की बढ़ी हुई सक्रियता के कारण भ्रष्टाचार के मामले लगातार उजागर हो रहे हैं। इसलिए सर मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार जो है कि बढ़ गया है बिहार में या कहीं पे भी, लेकिन भ्रष्टाचार पहले भी होते थे, अब मामले ज़्यादा पारदर्शी तरीके से उजागर हो रहे हैं। तो शॉर्ट में बोलने का प्रयास करेंगे। जी, धन्यवाद। देखिए, सही बताया। जैसे देखिए, पहला नंबर तो आप जो मतलब इंटरव्यूअर आपसे कह रहा है कि आपको नहीं लगता है कि अभी बिहार में या प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ गए हैं, तो इसको आप, सॉरी सर, जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मुझे लगता है, भ्रष्टाचार ये पूर्ण रूप से एक व्यक्तिगत मामला हो सकता है। किसी भी संस्था को आप एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति के कारण हम संस्था को करप्ट नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक बात रही बढ़ने के मामला, तो ये पूर्ण रूप से टोटली ये व्यक्तिगत मामला है, और इसे हम सर एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति के कारण हम इसे संस्था को करप्ट नहीं कर सकते हैं, या ये नहीं कर सकते हैं कि करप्शन बढ़ रहा है। अब उसके बाद साथ ही, हालाँकि सर वर्तमान में सरकार द्वारा करप्शन को रोकने के लिए बहुत प्रयास भी किए गए हैं, जिसके लिए ई गवर्नेंस या स्मार्ट गवर्नेंस, साथ-साथ विजिलेंस का एक्टिवनेस, और साथ ही साथ इंसेंटिव भी बढ़ाए गए हैं, समय से टाइमली प्रमोशन किया जा रहा है। वहाँ पे आप ऐड करते हैं। पहले अब देखिए, पहले आप बताएँ, जब उनका बात को काट रहे हैं तो आप सॉरी सर, जो एटिकेट है उसको ज़रूर शो करना है। पार्डन सर, क्षमा चाहता हूँ सर, क्षमा चाहती हूँ। जहाँ तक मेरा मानना है सर, जहाँ तक मैं देखती हूँ, जहाँ तक मैं देखता हूँ। उसके बाद आप बताएँगे, और साथ में बोलते के साथ फिर ये भी बता देना है कि हालाँकि वर्तमान में सरकार द्वारा कुछ प्रयास भी किए गए हैं, और करप्शन को रोका जा रहा है। लेकिन ये हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि इस पे ये व्यक्तिगत मामला है। ये पर्सनल ड्राइवन
करप्शन है, ये पर्सनल ड्राइवन करप्शन। सर बिहार गवर्नमेंट द्वारा हाल ही में ईओयू इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट का जो गठन किया गया है, इसका भी इसके द्वारा भी तो अधिकतर भ्रष्टाचार का मामला तो उजागर हो रहा था, इसको भी तो दे सकते उदाहरण। वो आप जितना आप एडम करिए वो बेहतर चीज है, लेकिन मेरा जो बताने का मतलब है कि आप जो मेन टॉपिक है कि अब बढ़ रहा है तो उसको कैसे नहीं बढ़ रहा आप कैसे नकारेंगे, कैसे साथ साथ जो विजिलेंस वाली बात है कि जो न्यूज़पेपर में खबर में आ रहा है तो ये व्यक्तिगत मामला है, साथ साथ ड्यू टू सोशल मीडिया ई गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन उसके साथ तुरंत ऐड कर देना है कि हालांकि उस पर सरकार का प्रयास भी है, उसमें आप ईओ का नाम लीजिए, अलग अलग इंसेंटिव्स वर्क अलाउंस और भी क्या क्या आप तरीका कर सकते हैं, जैसे कि बताइए वैल्यू एजुकेशन आरटीआई है, पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल है, निगरानी दल है, छापा दल है, उसके बाद जो जनता की सक्रियता है, सोशल मीडिया है, ई गवर्नेंस है, इन सब के माध्यम से भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास किया गया है और सर, सरकार लगातार NIA को भी सर करप्शन चला रही है, उसके माध्यम से भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास किया गया है। NIA को भी सर पावर दिया गया है सर कुछ करप्शन को लेकर। सर सरकारी योजना में भ्रष्टाचार को रोकने को लेकर 2013 में जो लाया गया था ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो यही सब आपको ये बोलना होगा, ये बोलेंगे कब जब आपके पास लिखा हुआ होगा, चाहे वो डीबीटी का बात कर सकते हैं। जैसे देखिए और क्या, आज आप मान लिया आपसे पूछा जाए, चलिए आप ये बताइए कि आप एज ए एसडीएम क्या प्रयास करेंगे कि आपके सबऑर्डिनेट पता चल रहा है कि आपके जो लोअर ऑफिसर्स हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं और ये आपको खबर भी है, तो आप इसे कैसे रोकेंगे, आप क्या प्रयास करेंगे, क्या स्टेप लेंगे, बताइए। सर अभी जैसे शिक्षा विभाग में प्रयास किया गया है सर, एक पोर्टल बनाया गया है, उस पोर्टल का तो एग्जैक्ट नाम सर नहीं याद आ रहा है, लेकिन उस पोर्टल पे जैसे उस पोर्टल पे जैसे सर ये किया गया है कि वो 8 सेक्शन उसमें डाला गया है, तो जो भी ऑफिसर्स हैं उनके विरुद्ध मतलब टीचर लोग को या जनता जो भी हैं वो उस पे जा कर के अपना ये उनको जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो अपना शिकायत रेज कर सकते हैं। जी और उसमें सर हाल ही में एक शिकायत भी दर्ज किया गया था, जो ट्री 1 के तहत टीचर बने थे, वो डीपीओ डीईओ वगैरह के पदाधिकारी के विरुद्ध शिकायत दर्ज किए थे पेंशन वगैरह को लेकर के, तो वो वहाँ से सर उस टाइप से ऐड कर सकते हैं। सुनिए मेरी बात, देखिए मैं आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछा कि आप एक एसडीएम है, आपको जानकारी मिला है कि आपके लोअर ऑफिसर्स करप्शन में लिप्त पाए गए हैं या लिप्त पाए जा रहे हैं, तो आप इसे रोकने का क्या प्रयास करेंगे। आपने मतलब 1 मिनट लिया, सिर्फ आप एक पॉइंट बता पाए, जबकि हम बार-बार क्या कर रहे हैं कि आपको 1 पॉइंट नहीं, आपको इतने देर में 4 पॉइंट बता देना था। सर आप क्या बताएं कि हाँ कि ग्रीवांस सर एक हम ऐसा पोर्टल बनाएंगे जैसा कि शिक्षा विभाग ने बनाया, जिससे आप आसानी से प्रत्येक कोई भी आम व्यक्ति ग्रीवांस पोर्टल पे दर्ज कर सकता है, पहला। दूसरा, अपने जो सबऑर्डिनेट्स के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन या समय-समय पे रिकॉग्निशन देंगे, अवार्ड्स देंगे, ताकि उसे एक बेहतर पॉजिटिव फील हो और वो काम के प्रति ज़्यादा इंक्लाइंड हो। इसके अलावा जो समय पे इंसेंटिव्स या प्रमोशन मिलता है, वो भी हम प्रयास करेंगे कि आगे फॉरवर्ड कर दिया जाए। बट तुम आज समय-समय पे उसे कैपेसिटी बिल्डिंग का ट्रेनिंग दिया जाए, वैल्यू एजुकेशन का ट्रेनिंग दिया जाए, वो भी मैं प्रयास करूँगा। और साथ-साथ ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए समय-समय पे सोशल ऑडिट और इंस्पेक्शन भी करूँगा। ये 4-5 पॉइंट हो। ये नहीं आप एक ही बात को बोलने में 3 मिनट 2 मिनट गँवा दिए। मैंने इतना देर में 5 पॉइंट बताया। बताइए, क्लियर है? जी सर, समझ। तो यस आंसर इंटरव्यू का आंसर ऐसे देना है। आप बता रहे थे, सिंपल बताएंगे हाँ सर ग्रीवांस पोर्टल जैसा किसी शिक्षा विभाग ने किया, पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 कैपेसिटी बिल्डिंग, पॉइंट नंबर 3 इंसेंटिव्स, अवार्ड्स, रिकॉग्निशन among the subordinate officers, among the low officers, regular inspections, capacity building programs, value education programs,
like iGot portal. They are providing capacity building to all the administrators. तो इस तरीके से आपको सीखना है बोलने का और ये प्रयास करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो करप्शन का यही है और बाकी विसल ब्लोअर एक्ट भी है। संस्कृति का ऑलरेडी हम लोग बता ही दिए थे। एडमिनिस्ट्रेशन समान तौर पे 2 तरीके का होता है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी में बोलते हैं असैनिक, और ये पुलिस प्रशासन। और ये हम लोग पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसे कि एक तो काम मान लीजिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या काम होता है, पुलिस पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, जो भी पॉलिसी बनती है। एक होता है पॉलिसी मेकिंग और एक होता है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। तो जो आप बीपीएससी के जो अधिकारी बनेंगे, आप क्या हैं, पॉलिसी मेकर्स नहीं है, आप पॉलिसी इम्प्लीमेंटर्स। आप पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराएंगे। जो आईएएस होते हैं वो पॉलिसी मेकर्स होते हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि आप क्या हैं, आप पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराएंगे। डेवलपमेंट वर्क है, वेलफेयर वर्क है। और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, लॉ को इन्फोर्समेंट। अब उसमें 2 तरीके का एक्शन होता है, प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव। प्रिवेंटिव मतलब घटना घटने से पहले ही उसको रोक देना, उसमें बॉन्ड ऑन का कंसेप्ट है। बॉन्ड ऑन का मतलब ये होता है, हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, पुलिस जब प्रशासन पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। बॉन्ड ऑन में ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि दशहरा आने वाला है, तो उस क्षेत्र में जो भी सेंसिटिव लोग हैं या जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उसको पकड़ करके उससे बॉन्ड भरवाया जाता है, 2 लाख का, 4 लाख का, जिस प्रकार का क्राइम कर रखा है या वो सस्पेक्टेड है पहले से। तो जो भी सस्पेक्टेड लोग हैं, तो ये लोकल प्रशासन, थाना के पास अधिकार है, उसको बॉन्ड भराएगा। अगर किसी तरह की घटना में लिप्त पाया जाता है तो उसको जुर्माना भरना पड़ेगा, साथ साथ जेल भी हो सकती है। ये प्रिवेंटिव एक्शन है, घटना घटने से पहले। प्यूनिटिव हम लोग जानते ही हैं, जब घटना घट गई तो उसको जेल पकड़ना है, उस पर चार्जशीट होगा दायर, 24 आवर्स के अंदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है। साथ साथ फिर उसके जेल में चार्जशीट होने के बाद फिर ट्रायल चलेगा, ट्रायल चलने के बाद फिर उसका पनिशमेंट मिलेगा। तो ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है कि प्रिवेंटिव एक्शन होता है, प्यूनिटिव एक्शन होता है। एक हम लोग कुछ सेक्शन भी पढ़ेंगे, जैसे 168 है, पहले 149 था सीआरपीसी, जिसका नाम हो गया भारतीय न्यायिक नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस। अब वो सेक्शन 168 है और अभी प्रिवेंटिव में सेक्शन 170 बीएनएसएस। स्पेशली जो जिनका पहला प्रेफरेंस डीवाईएसपी होगा उनको तो अच्छे से पढ़ना ही है, लेकिन जो एसडीसी बनेंगे या बीएस का अधिकारी बनेंगे या समान और भी जो पदाधिकारी बनेंगे, हर कोई मजिस्ट्रेट बनता है, हर किसी को मजिस्ट्रेटियल पावर दिया जाता है और ड्यूटी लगती है। सो दे शुड बी अवेयर ऑफ द एक्ट्स, स्पेशली बीएनएसएस से इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो पता रहता है तो बेहतर है, कुछ इम्पोर्टेंट है। मजिस्ट्रेट हम लोग इसको भी देखेंगे, 2 तरीके से होता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो जज होता है, जो सिविल जज जो एग्जाम होता है उसके तहत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बीडीओ होगा, सीईओ होगा, एसडीओ होते हैं, डीएम भी होते हैं, उसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहलाते हैं। जो 24 घंटा के अंदर सामने लाना रहता है, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने भी लाया जा सकता है क्या? डिपेंड करता है कैसा केस है। समान तौर पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ही रिपोर्ट प्रोड्यूस करना होता है जब वो क्रिमिनल मामला होता है। सिविल मैटर है तो जुडिशियल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से भी काम चल जाता है। डिपेंड करता है वो केस कैसा है, कॉग्निजेंस है, नॉन कॉग्निजेंस है, उसको हम लोग पढ़ेंगे जब पढ़ाएंगे पुलिस प्रशासन। ये देखिए, ये हायरार्की है, इसको जरूर ध्यान रखेंगे आप लोग। ये आपका पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का हायरार्की, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर, डीवाईएसपी, एसडीपीओ, एएसपी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजीपी, डीजीपी। डीजी में भी 5 होते हैं, होमगार्ड, ट्रेनिंग। अब इसमें ध्यान रखना है कि जो एसआई होता है, सब इंस्पेक्टर, वो क्या बनते हैं, एसएचओ बनते हैं। क्या होता है फुल फॉर्म एसएचओ का? स्टेशन हाउस ऑफिसर। एसएचओ,
हाँ, इसको बोलते हैं थाना अध्यक्ष। मतलब जो पुलिस स्टेशन के जो हेड या इंचार्ज कहिए, वो कौन, सारा जिम्मेवारी किस पे होता है? एसएचओ पे, स्टेशन हाउसिंग ऑफिसर्स। तो वो एसआई रैंक के भी बनते हैं और इंस्पेक्टर रैंक के भी बनते हैं। ये डिपेंड करता है एसपी पे, वो किन को देना चाहते हैं। सामान्य तौर पे जो पुलिस स्टेशन होता है, एक ब्लॉक में 2 भी हो सकता है, छोटा ब्लॉक है तो 1 ही रहेगा। सब डिवीजन लेवल पे कौन बैठते हैं? डीवाईएसपी रैंक के होते हैं अधिकारी, जिसका हम लोग पद का नाम जानते हैं एसडीपीओ, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर। देखिए, जो बिहार कैडर है, तो उसका जो कैडर का बिहार पुलिस सर्विस, और वो डीवाईएसपी होता है। और एएसपी जो आईएएस जो आईपीएस निकाल के आते हैं, तो वो उनका क्या होता है कैडर? एएसपी। तो कैडर का नाम बिहार पुलिस, ये इंडियन पुलिस सर्विस है, लेकिन वो पद एएसपी है। और जो ब्लॉक लेवल पे जो पद होता है, वो क्या होता है? एसडीपीओ, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, द हेड और इन ऑल of police administration at the सब डिवीजन लेवल। डिस्ट्रिक्ट पे कौन होते हैं? एसपी होते हैं। जहां बड़ा जिला होता है, वहां पे एसएसपी बनाया जाता है, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, बड़े पुलिस अधीक्षक। लेकिन एसएसपी भी जो होते हैं वो एसपी ही होते हैं, बस उनका अनुभव ज्यादा हो जाता है, दैट्स वाई दे आर प्रोमोटेड या दे आर डेजिग्नेटेड एज एसएसपी। लेकिन हायरार्की में ऐसा कोई पद नहीं है कि एसएसपी। लेकिन जैसे पटना है, तो पटना बड़ा शहर है, तो वहाँ पे एसएसपी भी है, एसपी भी बहुत सारे एसपी है, वेस्ट एसपी है, ईस्ट एसपी है, सेंट्रल एसपी है, ट्रैफिक एसपी है, ग्रामीण एसपी है। तो जैसा शहर वैसा। अब दरभंगा है, दरभंगा उससे छोटा है, तो वहाँ पे सीनियर एसपी भी है, ग्रामीण एसपी भी है, और सिटी एसपी भी है। 3 एसपी वहाँ काम करते हैं। सिवान है, छोटा जिला है, तो 1 ही एसपी है। फिर डीआईजी और होते हैं, जो कि रेंज पे होता है। सर रेलवे कुछ एसपी किसमें आता है? रेलवे जिला 4 है, तो उस पे बात करेंगे उस पे हम। डीआईजी, रेलवे डिस्ट्रिक्ट यहाँ कितना है पूरे बिहार में? 4 है। रेंज में क्या है? डीआईजी है। रेंज कई जिलों को मिलाकर के एक रेंज बनता है, जैसे सारण रेंज है, तो सारण रेंज में सारण आता है, सिवान आता है, गोपालगंज आता है। वहाँ पे एक डीआईजी बैठेंगे, डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और फिर जोन होता है, रेंज के बाद जोन होता है, जहाँ पे आईजी बैठते हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। हेडक्वार्टर में सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन, जो पटना में है, वहाँ पे डीजीपी सर डीजीपी सर डीजीपी या डीआईजी और आईजी ये दोनों कहाँ कहाँ पे बैठते हो, सही से बता दीजिए तो। डीआईजी बताया तो, डिस्ट्रिक्ट में एसपी बैठेंगे, डीआईजी बैठेंगे रेंज में। कई डिस्ट्रिक्ट मिलाकर के रेंज बनता है, कई रेंज मिलाकर के जोन बनेगा, और कई जोन हेडक्वार्टर हो गया। तो डिस्ट्रिक्ट पे एसपी बैठते हैं, रेंज पे डीआईजी बैठते हैं, और जोन में आईजीपी बैठेंगे, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और हेडक्वार्टर में डीजीपी। डीजीपी भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन एक ओवरऑल होंगे। बाकी जैसे होम गार्ड के भी डीजीपी होते हैं, ट्रेनिंग के भी डीजीपी होते हैं, बिहार मिलिट्री पुलिस के भी डीजीपी होते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट बिहार पुलिस का अपना है, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड। जितनी भी बिल्डिंग बनती है, चाहे थाना से लेकर के सरदार पटेल भाई भवन बिल्डिंग जो बना है, सबका अलग ही विंग है, वो ये बनाती है। तो डीजीपी कितने हैं? कुल 5 हैं, लेकिन ओवरऑल डीजीपी 1। अच्छी तरीके से हम लोग यहाँ देखते हैं। सर ये डीजीपी क्लियर एक है? ही हाँ, होते ये हैं ना, डिपार्टमेंट वाइज डीजी होते हैं, डीजीपी हाँ तो एक हाँ, ही होते हैं। डीजी डायरेक्टर जनरल, डीजीपी एक ही होंगे, डीजी होंगे डायरेक्टर जनरल। ये क्लियर है? पुलिस डिपार्टमेंट क्लियर है? आवाज कट रही है आपकी। अभी सही आ रही है सर? हाँ, बताइए। तो ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है कि नहीं, कुछ पूछना है इसमें? आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, ये आपका है, हेलो, आवाज आ रही है?
ये देखिए, इसमें जो पॉलिसी मेकिंग होती है तो उसमें नीचे से लेकर ऊपर तक का हायरार्की है। इसको भी आपके बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसे प्यून है, जूनियर क्लर्क है, एलडीसी है, यूडीसी है, एएसओ, एसओ, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, रीजनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, मिनिस्टर। एक डिपार्टमेंट का ये हायरार्की होता है। जो भी पॉलिसी बनती है इसको हम लोग बोलते हैं सेक्रेटरीट, सचिवालय। इसमें सभी डिपार्टमेंट्स के लोग 45 डिपार्टमेंट बिहार में है, वहाँ 45 डिपार्टमेंट्स के लोग, तो सभी डिपार्टमेंट का प्रत्येक डिपार्टमेंट का यही हायरार्की होता है। प्यून होंगे, जूनियर क्लर्क होगा, एलडीसी होगा। अब ये सारा नियुक्ति एलडीसी, यूडीसी का नियुक्ति, एएसओ का भी नियुक्ति कौन करता है? बीएसएससी, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करता है। एसओ ये जो है प्रमोशनल पोस्ट है। अंडर सेक्रेटरी जो एसडीसी होते हैं, ये बीएस के जो पदाधिकारी होते हैं, बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी होते हैं, वही बनते हैं, या आईएएस भी बनते हैं। लेकिन समान तौर पे बीएस के पदाधिकारी अंडर सेक्रेटरी बनते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी बनते हैं, और ज्वाइंट सेक्रेटरी, ड्यूटी सेक्रेटरी, ये सब। एएसओ से प्रमोशन होते नहीं बनते हैं? एएसओ भी प्रमोशन होता है, 10 साल 15 साल में होता है प्रमोशन। उससे फिर वो डिप्टी सेक्रेटरी तक जाते ही हैं। तो अब जो बीएस हैं अब वो तुरंत बन जाएंगे। एएसओ हैं तो एएसओ को बनने में लगेगा 15 साल, एएसओ बनने में। एएसओ से फिर 15 साल लगेगा बनने में अंडर सेक्रेटरी में, खत्म नौकरी। 30 साल नौकरी से क्या नौकरी क्या कर पाएगा व्यक्ति? हार्डली 35 साल करता है। यहाँ पे ट्रांसफर का जैसे होना तो चाहिए कि प्रमोशन मैक्सिमम 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स में मिल जाना चाहिए, लेकिन 10 साल, 12 साल, 15 साल भी लगते हैं। तो ये हायरार्की है, ध्यान रखेंगे। ये हो गया पॉलिसी मेकिंग का, जो डिपार्टमेंट पे होता है, सेक्रेटरीट। यहाँ पे फील्ड में जो हायरार्की है, फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। सबसे नीचे लेवल पे जो ग्राम पंचायत होता है, उसमें पंचायत सचिव होते हैं, पंचायत सेक्रेटरी। उसके बाद बीडीओ और सीओ। बीडीओ होते हैं जो कि डेवलपमेंटल कार्य करते हैं। डेवलपमेंटल कार्य है, इलेक्शन है, सेंसस है। सीओ का काम क्या होता है? सर्कल ऑफिसर, रेवेन्यू जनरेट करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना, जितनी भी लैंड से संबंधित काम है, जो रसीद जो जमा होता है, लगान, जो रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को जाता है, और साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर के एक्स ऑफिसियो मजिस्ट्रेट भी होते हैं। तो दोनों पैरेलली वर्क करते हैं। करेंटली सर जो पोस्ट हम लोग को सर इस बार दिया गया है, तो उसमें आरओ और जी आरओ और आरडीओ का सर जिक्र किया हुआ है सर। तो उसमें थोड़ा सा समझा देते हैं सर, तब ना उसके बाद सर प्रमोशन होकर बीडीओ सीओ बनेंगे। देखिए, आरडीओ और जो आरओ, ये समझिए कि बीडीओ के अंदर रहेंगे आरडीओ, सीओ के अंदर रहेंगे आरओ। तो आरओ का अलग विषय कि मिनिमम 3 years to 5 होंगे, तब सीओ बनेंगे। अभी वर्तमान में क्या है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसमें आरओ इसलिए दिया गया क्योंकि बहुत वर्कलोड रहता है। जैसे आरओ का काम बांट दिया गया है। आरओ का काम है जाति, आय, निवास, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो भी आरटीपी से संबंधित काम है वो आरओ देखते हैं। इसके अलावा सपोज करिए उस अंचल में 15 पंचायत है, 10 पंचायत है, तो 4-5 उसको दिया गया है, 7-8 सीओ के पास है। तो उस क्षेत्र में जो भी आ रहा है काम, म्यूटेशन का काम है, जमाबंदी का काम है, परिमार्जन का काम है, तो दोनों मिल करके करते हैं। इसके अलावा जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है, तो लॉ एंड ऑर्डर कभी आग लग जाता है, कहीं कोई बच्चा डूब गया, तो जनरली पहले क्या होता था कि सारा काम सीओ को देखना पड़ता था। दैट्स वाई आरओ बनाया गया है कि ताकि उनका काम थोड़ा सा बटे और वर्कलोड घटे। और अभी वर्तमान में जितने आरओ बन गए हैं, तो अभी जो 69 से बने हैं, तो उनको प्रमोशन होने में मिनिमम 3 years लगेगा, तभी वो सीओ बन पाएंगे। आरडीओ सर लेवल बस 7 से लेवल 9 भी कर दिया जाएगा क्या? नहीं, लेवल 9 आपका 10 साल में होगा। प्रमोशन का जो तरीका है वो है बिहार में 10 साल में प्रमोशन होता है सामान्य तौर पे। अब सरकार बदले, सरकार का मूड हो, सरकार चाहे कि नहीं
ज़्यादा ऑफिसर्स हो गए हैं या तो इट डिपेंड्स ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ गवर्नमेंट, बट समान तौर पे अभी 10 साल लगते हैं एक पद से दूसरे पद एक इंक्रीमेंट होने में, कम से कम इंक्रीमेंट इन द सेंस कि एक लेवल से दूसरे लेवल जाने में। उसी तरह से बीडीओ का है, बीडीओ का एक तरह से वो सबऑर्डिनेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, असिस्ट करेंगे आरडीओ। बीडीओ के पास बहुत सारे ऐसे काम होता है, जैसे मैंने बताया इलेक्शन है, पंचायत का इलेक्शन होता है, वर्तमान विधानसभा का इलेक्शन है, फिर जितने डेवलपमेंटल कार्य होते हैं, पंचायत समिति की बैठक होती है। दैट्स वाई एक आरडीओ जनरेट किया गया है कि प्रत्येक ब्लॉक में एक आरडीओ रहेंगे और एक बीडीओ रहेंगे। तो आरडीओ का भी काम हुआ असिस्ट करना, जो भी उस ब्लॉक में डेवलपमेंटल कार्य होंगे। तो सब और उनका भी प्रमोशन लगभग वही है, 3 साल 4 साल में प्रभारी बीडीओ बन जाएंगे, लेकिन फुल फ्लेज्ड बीडीओ 10 साल लग ही जाता है कहलाने का। तो प्रभारी बीडीओ बन करके पद मिल जाता है, तो ये फिर भी कम से कम 3 साल 4 साल लगेंगे। खैर ठीक है, तो अब ये समझ लीजिए कि ग्राम पंचायत लेवल पंचायत सचिव होते हैं, ब्लॉक लेवल पे बीडीओ और सीओ होता है, सब डिवीजन लेवल पे एसडीओ होते हैं, बॉस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीएम होते हैं, इसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला दंडाधिकारी, जिलाधिकारी दोनों नाम देते हैं। जिलाधिकारी का मतलब क्या है, व्हेन दे फंक्शन एज द डेवलपमेंटल वर्क ऑफ डिस्ट्रिक्ट। और जब वही काम वो क्या करेंगे, व्हेन दे यूज बिहार न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, व्हेन दे एग्जीक्यूट एज अ मजिस्ट्रेट, देन ही इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिवीजन लेवल पे डिविजनल कमिश्नर, डिपार्टमेंट लेवल पे सेक्रेटरी, और फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और सीएस चीफ सेक्रेटरी, जो कि बॉस ऑफ ऑल डिपार्टमेंट। तो ये आपका फील्ड का हायरार्की है। अब इसी में मान लीजिए जो अलग डिपार्टमेंट के हैं, जो डीएम है, तो डीएम डायरेक्ट उनका एडिशनल सेक्रेटरी फिर बन जाते हैं। वो डीएम का जब प्रमोशन होता है तो फिर वो बन जाते हैं एडिशनल सेक्रेटरी, अवर सचिव। विभाग में उनको दिया जाता है, लेकिन जो हायरार्की है फील्ड में मोटा मोटी यही है। और ये आपने बताया है कि जैसे बीएस के अधिकारी हैं, बिहार प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हैं, तो जब लेवल 9 से जब लेवल 11 पे जाएंगे तो वो यहाँ बनेंगे, अंडर सेक्रेटरी बनते हैं, क्योंकि वो समान प्रशासन विभाग के पदाधिकारी हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। बाकी हर एक विभाग का अलग अलग हायरार्की है, लेकिन जो इन जनरल यूनिट जो बटा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, उसका जो बॉस है पंचायत लेवल पे पंचायत सचिव, ब्लॉक लेवल पे बीडीओ, अनुमंडल लेवल पे एसडीओ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएम, डिवीजन लेवल डिविजनल कमिश्नर, डिपार्टमेंट लेवल सेक्रेटरी, और हेडक्वार्टर में जो कि बॉस ऑफ ऑल डिपार्टमेंट चीफ सेक्रेटरी। ये बताइए, क्लियर है, कुछ पूछना है? जी सर, मुझे ये पूछना है, वो एक्चुअली में एसडीएम नहीं बनते हैं, रेदर देन भले ही यूपी में कम वैकेंसीज आती है, लेकिन वहाँ पे एसडीएम है तो आप एसडीएम डायरेक्ट बन जाते हैं। देखिए बिहार में अब वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में अंतर है। जैसे हमारे यहाँ क्या है कि कुल 101 अनुमंडल है, 101 अनुमंडल में 67 जो बनेंगे बिहार प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बनेंगे बीएस के, बाकी 33 जो लगभग वो आईएएस बनते हैं एसडीएम। तो फिर यहाँ भी सीट्स कम हो जाता है। दूसरा चीज ये है कि प्रमोशन टाइमली नहीं होता है। जब प्रमोशन टाइमली हो, अब बाकी अन्य पोस्ट जैसे आपका डीसीएलआर का पोस्ट होता है, डीपीआरओ का पोस्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट पीजीआरओ का पोस्ट होता है, वो भी खराब पोस्ट नहीं है। लेकिन एक्चुअली अनुमंडल का जो है यहाँ पर ऐसा है कि लिमिटेशन है। अब 101 है, उसमें 67 ही बनेंगे एसडीसी, डीएस, बाकी सारे तो जो जिला स्तरीय पदाधिकारी वो भी बनते हैं, तो वो भी खराब पद नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिला स्तर पे जो भी पद होते हैं वो खराब होते हैं। हाँ, ये कहिए कि आप एसडीओ बनने में कम से कम 10 साल 8 साल लगता है, और थोड़ा सा आपका जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है एसीआर वो कैसा है, इस पे भी डिपेंड करता है, तभी आपको दिया जाता है पद, क्योंकि लिमिटेशन ऑफ सीट्स है। यूपी गवर्नमेंट में क्या है, वहाँ पे क्या है कि सब यूनिट्स जो बटा हुआ है, वहाँ पे समझिए कि एक अंचल, जैसे हमारे यहाँ अंचल है, अंचल में ही वहीं पे भी एक और यूनिट्स है जिसको हम लोग अनुमंडल कहते हैं, तहसीलदार, तहसील।
जबकि हमारे यहाँ ऐसा कंसेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ कंसेप्ट है कि भाई ब्लॉक के बाद फिर सब डिवीजन होता है, लेकिन वहाँ का सब यूनिट्स में डिफरेंस यही है कि ब्लॉक, सर्कल और साथ-साथ अनुमंडल, उसका यूनिट्स जो है छोटा है। दैट्स व्हाई वहाँ पे सीट्स ज़्यादा हैं और जो वैकेंसी आती है उतनी ही आती है कि ताकि अब यहाँ पे क्या है कि और भी ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है। जैसे एक तो आपका सिर्फ एसडीओ का ही काम नहीं है, बीएस पदाधिकारी का और भी काम है। जो जिला स्तर के जो डिपार्टमेंट्स हैं, शाखा हैं, उसमें भी बीएस के अधिकारी ही होते हैं। तो जिला राजस्व शाखा है, जिला विकास शाखा है, जिला सामान शाखा है, जिला नजारत शाखा है। तो इसमें कौन बैठेंगे? जो बीएस के अधिकारी हैं वही देखते हैं, ओवरऑल डीएम के चार्ज में होते हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट में भी जो अंडर सेक्रेटरी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी है, वो बीएस ही बनते हैं। तो सिर्फ एसडीओ ही नहीं, बाकी और भी तो चीजें हैं, उसको कौन बनाए? बीएस ही बनेंगे, इसलिए उतना टेंशन नहीं लेना है। हाँ, एसडीओ मिलता है तो आप फुल फ्लेज्ड होता है कि आप बहुत सारा चीज़ आप कर सकते हैं उसमें। ठीक है, थैंक यू सर। भूपेश जी। जी थैंक यू सर। जी सर जी ये डायरेक्टर का पोस्ट क्या होता है सर? डायरेक्टर का जो पोस्ट होता है, एक तो ये होता है कि कहाँ-कहाँ, जैसे कि कई विभाग में क्या होता है कि डायरेक्टरेट होता है, निदेशालय। जैसे कि आप देखिएगा आईसीडीएस है, आईसीडीएस में जो वो डायरेक्टरेट है, तो किसका डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड, महिला एवं बाल विकास विभाग का एक डायरेक्टरेट है आईसीडीएस। उसके जो बॉस होंगे कौन होंगे? डायरेक्टर होंगे। लेकिन जो डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड के ओवरऑल जो हेड होंगे वो सेक्रेटरी होते हैं। इसी तरीके से आप देखिएगा ग्रामीण विकास विभाग में जीविका है, मनरेगा है और एक ग्रामीण विकास विभाग अपना खुद। तो ग्रामीण विकास विभाग का सेक्रेटरी एक ही होगा, लेकिन जो सब यूनिट्स है डायरेक्टरेट बोलते हैं, निदेशालय। तो क्या किया गया है, डिपार्टमेंट में ही बांट दिया गया है कि डायरेक्टरेट होगा तो उस डायरेक्टरेट का बॉस डायरेक्टर होता है। बाकी जैसे कि अन्य विभाग में भी कुछ कंसेप्ट ऐसा भी है डायरेक्टर का कि सेक्रेटरी का काम हल्का करने के लिए, सेक्रेटरी को असिस्ट करने के लिए डायरेक्टर का पोस्ट क्रिएट किया गया है। जैसे क्योंकि मान लीजिए एक व्यक्ति अगर रहेगा, डिपार्टमेंट में बहुत सारे काम है, तो ऐसा बांट दिया गया है कि आप स्थापना देखेंगे, एस्टेब्लिशमेंट देखेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम, ट्रेनिंग करवाएंगे। समझिए कि डायरेक्टर का कंसेप्ट, यहाँ पे डायरेक्टरेट का निदेशालय है, वहाँ भी डायरेक्टर कंसेप्ट है। इसलिए है ये कि उस डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं उसको असिस्ट करने के लिए, उसके वर्कलोड कम करने के लिए। क्लियर है? जी बिल्कुल। जी सर, इनका रैंक क्या होता है सर? जैसे जो जनरली डायरेक्टर आईएएस होते हैं, लेवल 13, लेवल 15, लेकिन सेक्रेटरी से नीचे होते हैं। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद कार्तिकेन जी को। और जिन छात्रों ने अभी तक एडमिशन नहीं कराया है, कृपया करके एडमिशन करा लें, क्योंकि कुछ दिन में जो ऑफर चल रहा है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद फीस में वृद्धि कर दी जाएगी, क्योंकि स्पेशल ऑफर स्टार्टिंग में कुछ ही बच्चों को दिया जाता है। जैसे जैसे सीट फुल होते रहता है वो ऑफर खत्म हो जाता है। तो आप लोग ऑफर का लाभ उठाएं और नामांकन अवश्य करा लें। इसका फायदा ये होगा कि आप लगातार क्लास से जुड़े रहेंगे, और एक बार अगर ट्रैक पे आप आ गए कि हाँ मुझे सप्ताह में 2 क्लास करना है, 2 घंटा पढ़ना है, इस तरीके से इंटरव्यू की तैयारी करनी है, क्योंकि जैसे ही पीटी का फॉर्म आएगा 71st का, उसके बाद फिर आप 21st में लग जाएंगे। वो सबका साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। लेकिन अपने तब तक आपने क्या किया कि अपने इंटरव्यू के प्रिपरेशन को चैनलाइज कर दिया। इंटरव्यू का प्रिपरेशन धीरे धीरे चलते रहेगा। सप्ताह में 2 क्लास 3 क्लास कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, और जब तक आपका रिजल्ट आएगा मेंस का, तब तक आप इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा तैयार रहेंगे। 70-80% आपकी तैयारी हुई पड़ी रहेगी, सारे नोट्स आपके पास रहेंगे। अपने क्लास को धीरे धीरे ही सुना, थोड़ा थोड़ा ही समझा, लेकिन आपका एक क्या है कि परफॉर्मा तैयार है, आपने कुछ पढ़ा है, कुछ सुना है, समझा है, उसको वहाँ पे ब्रशअप करने का ही सिर्फ जरूरत पड़ेगा। तो इसलिए इंटरव्यू के लिए अगर आप सीरियस तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर नामांकन लेके हम लोगों के साथ आगे बढ़ें, और इसी तरीके से क्लासेस चलती रहेंगी। बहुत सारे ऑफिसर्स हम लोगों के साथ हैं जो कि लगातार क्लासेस लेते रहेंगे। अभी सप्ताह में हम लोग 2 दिन 3 दिन मिल रहे हैं, उस तरीके से फिर बढ़ाई भी जाएंगे, क्लासेस की संख्या बढ़ाई जाएंगी, बहुत सारे डिबेट्स वगैरह करवाए जाएंगे। अभी आपकी पर्सनालिटी के आस्पेक्ट पे बहुत सारे काम हम लोग करते रहेंगे। बहुत सारा सेक्शन है, इसको हम लोग कवर करेंगे।
चलिए, आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट। धन्यवाद। गुड नाइट।